नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। अच्छा कार्यक्रम है आपका और नई सीरीज़ है। बहुत मुझे उम्मीद है आपसे कि आप ये आपका कार्यक्रम बहुत आगे जाए। मेरा अर्पित कटियार है और मूल रूप से मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर तनिक भी ये मन में लालसा होती है कि पत्रकार बनना है, तो सबसे पहले मन में यही ख़्याल आता है कि आईआईएमसी में दाखिला पाए, चाहे जैसे पाए, कितनी मेहनत होती है उसमें, कैसे उसमें दाखिला पाया जाता है, ज़रा उसके बारे में बताइए? आईआईएमसी आईआईएमसी की बात हो रही है तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, जी। तो उससे अच्छा संस्थान मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं है। दाखिला लेना कठिन है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि दाखिला ना लिया जा सके। अच्छे से मेहनत करेंगे तो दाखिला क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको प्रेरणादायक लगी कि पत्रकार बना जाए? क्या चीज़ आपको आकर्षित किया कि पत्रकार बना जाए? मुझे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बताइए। मेरे साथ ये रहा है कि मैं 10th तक जिस कॉलेज में रहा वहाँ पे मैं एक औसत छात्र ही था। मतलब और इतना औसत था कि मैं बोलता नहीं था विकास। अच्छा। बहुत शांत लड़का था, पीछे बैठा अब मेरा जो दृष्टिकोण था उस समय गांधी को लेके मेरा थोड़ा-सा विरोध में था। मैं उस अच्छा। समय हाँ, उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई क चल रही थी मेरी और उस समय लहर भी चल रही थी। जी, तो जी। वो था तो मैंने सोचा कि यार अच्छा उस समय मैंने व्यू रखा भी और वो बहुत मुखर होके वो मैंने व्यू रखा। हाँ। लोगों ने पसंद किया, उसमें जीता भी, ऐसा नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ गांधी के बुराइयाँ वगैरह बताई, जीता। तो वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि नहीं अब डिबेट करनी है, धीरे-धीरे सीखता रहा। गोडसे समर्थक थे। हाँ, मैं गोडसे से प्रेरणा अगर एक लाइन में कहूँ तो प्रेरणा यहाँ से ली कि पत्रकारिता का जो गिरता हुआ स्तर है, अच्छा। वहाँ से प्रेरणा ली कि अगर मेरी वजह से थोड़ा-सा भी मैं कुछ ईमानदारी से काम कर पाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आगे चल के 10 साल बाद ईमानदारी से काम करूँगा। कुछ नहीं, किसी का नहीं पता है कि कब वो भ्रष्टाचारी हो जाए, मैं अपनी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग कहते हैं कि गिरती हुई पत्रकारिता का स्तर, हुँ, तो वो लोग एक पत्रकार को आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, नाम है रावीश कुमार। हुँ। क्या विचार है उनके बारे में आपका? रवीश कुमार के अंदर मुझे लगा, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना हो, मुझे बेहद पसंद है और रवीश कुमार को मैं पढ़ता, देखता रहता हूँ। हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ों में मुझे लगता है सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत होती है। उससे सीखता हूँ और वाक़ई में मैं उन्हें मानता हूँ, अच्छे पत्रकार हैं वो। अच्छा, अर्नब गोस्वामी कैसे लगते हैं? अर्णब गोस्वामी को पत्रकार बोल कौन रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि विश्वविद्यालय में और उसमें अंतर। वादी को वाद विवाद करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या कुछ अलग बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये अज्ञे की बात हो रही है, अज्ञे ये भी कहते हैं उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। आपके अनुसार आपकी पीड़ा, आपकी वेदना अलग हो सकती है, मेरे अनुसार वो बहुत बड़ी हो सकती है। किसी के पिता का देहांत हो गया, शायद मैं उस पीड़ा को ना समझूँ, लेकिन उससे बेहतर कोई पीड़ा नहीं समझेगा। भैया के दिल पर किसका राज है? भैया किसको बता क्यों नहीं देते आप? भैया के दिल पे सबका राज है, सबका राज। सबका राज लेकिन वो है, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। वो मैं उनका अर्थ समझ आईआईएमसी में परीक्षा जो होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, वो कैसे होते हैं और कैसे उसको क्लियर किया जा सकता है, उसको थोड़ा-सा बता दीजिए और कब से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? स्नातक के कब से? स्नातक फाइनल ईयर में शुरू से? तो इस तरीके से आप आईआईएमसी में दाखिला पा सकते हैं। हमारे साथ थे आईआईएमसी में दाखिला पाकर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं अर्पित कटियार भैया। बहुत-बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया विकास और अच्छा कार्यक्रम है। सच में मैंने पहले भी बोला बहुत उम्मीदें हैं इस कार्यक्रम से और जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं या जो एडमिशन ले चुके हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, अच्छे लोगों का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और विश्वविद्यालय के लिए कुछ किया। तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। नमस्ते। आपको पता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो भी कुछ अच्छा किया है या कर रहा है या फिर करने का प्रयास कर रहा है, उसे हम प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे लाते हैं सामने आपके और आपके हिस्से का सवाल, अपने कुछ सवाल पूछते हैं। इस खास कार्यक्रम का नाम है एलयू के धरोहर। एलयू के धरोहर में हम करते क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आपका सबसे ज़्यादा हमारे जो लखनऊ वाले परिवार है, उसका सवाल पूछते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी अच्छा कर रहा है। अगर वो लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसका इंटरव्यू करें। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे जो एलयू के धरोहर है, उनका नाम है अर्पित कटियार जी। वो लखनऊ बहुत शुक्रिया। विश्वविद्यालय से इसी वर्ष स्नातक की पढ़ाई पूरी करके अब दिल्ली यानी कि प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी की तरफ
चले गए हैं और देश की राजधानी में बहुत ही प्रतिष्ठित आईआईएमसी जैसे संस्थान से अपनी जर्नलिस्ट की पढ़ाई, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है भी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। अच्छा कार्यक्रम है आपका और नई सीरीज है। बहुत मुझे उम्मीद है आपसे कि आप ये आपका कार्यक्रम बहुत आगे जाए और बहुत ऊंचे तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कई सारे सवाल हैं हमारे और सबसे ज्यादा सवाल हमारे दर्शकों के होते हैं, क्योंकि हमारा चैनल और ये खास कार्यक्रम ही लोगों के लिए है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी सवाल हो तो वो व्यक्ति से पूछ सकता है। सबसे पहले तो आप पत्रकार बनने जा रहे हैं तो उससे जुड़ा सबसे ज्यादा सवाल होगा, जाहिर सी बात है। उसके अलावा आईआईएमसी से भी जुड़े कई सारे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले आपके मैं बारे में जानना चाहूंगा, आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा, पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूंगा। नाम पता ही है, नाम मेरा अर्पित कटियार है और मूल रूप से मैं हरदोई का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश, हरदोई एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर। और मेरी पढ़ाई वहीं हुई है। मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ है, लेकिन 12th तक की मेरी पढ़ाई एक कॉलेज है रफ़ी अहमद किदवई इंटर कॉलेज, वहीं पे। पिताजी मेरे एक प्राइवेट जॉब करते हैं, किसान हैं। मूलतः अगर मैं ये बोलूँ कि मुख्य रूप से तो किसान ही हैं और बस यही है पृष्ठभूमि। वहीं से मेरा 12th हुआ, उसके बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय में मैंने दाखिला लिया ग्रेजुएशन के लिए और अभी मैं परास्नातक डिप्लोमा के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान में अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं आईआईएमसी। आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर तनिक भी ये मन में लालसा होती है कि पत्रकार बनना है, तो सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि आईआईएमसी में दाखिला पाए, चाहे जैसे पाए। कितनी मेहनत होती है उसमें, कैसे उसमें दाखिला पाया जाता है, जरा उसके बारे में बताइए। आईआईएमसी आईआईएमसी की बात हो रही है तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पत्रकारिता करना चाह रहे हैं तो उससे अच्छा संस्थान मुझे नहीं लगता कि भारत में कहीं है। पहली बात तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का है, 1965 में इसकी शुरुआत हुई। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आईआईएमसी में जो आपका प्लेसमेंट रेट है वो बहुत हाई रहता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आईआईएमसी में जितने भी पूर्व छात्र रहे हैं उनका नेटवर्क काफी बड़ा है। तो वहाँ आपको प्लेसमेंट लेने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। 8-9 महीने का डिप्लोमा है, अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई से ज़्यादा इस पे क्या फोकस करते हैं कि आपको प्रैक्टिकल कराएं। दाखिले लेने के लिए बहुत कुछ अधिक नहीं करना पड़ता है। सीयूईटी एक एग्ज़ाम करवाता है, उसी में आपको बैठना होता है, अच्छी तैयारी रखनी होती है, करेंट्स की सूझबूझ, दुनिया भर की जानकारी। बस एक उनका सिलेबस भी होता है, आप सिलेबस से भी पढ़ सकते हैं। कुछ किताबें होती हैं, न्यूज़पेपर आप अगर रोजाना पढ़ रहे हैं तो वो दाखिला लेना आपके लिए आसान हो जाता है। अच्छे से तैयारी कीजिए, 1-2 महीने एग्जाम में बैठिए। दाखिला लेना है कठिन क्योंकि कम सीटें हैं। मुझे लग रहा है कि मेरे कोर्स में ही 51 सीटें हैं, तो दाखिला लेना कठिन है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है कि दाखिला ना लिया जा सके। अच्छे से मेहनत करेंगे तो दाखिला हो जाएगा। हो जाएगा। पूरे देश के लिए 51 सीट है तो मुश्किल, बहुत हाँ। बड़ी मुश्किल है। अब ये मैं जानना चाहूंगा कि पत्रकार आप बनने जा रहे हैं, पत्रकार बनेंगे भविष्य में, या फिर यूं कहे कि आप हाफ पत्रकार तो बन ही चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी चीजें थी जो आपको प्रेरणादायक लगी कि पत्रकार बना जाए? क्या चीज आपको आकर्षित किया कि पत्रकार बना जाए? पत्रकार बनने के लिए मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था बचपन से कि मुझे पत्रकार बनना है। आप कक्षा 5 के किसी छात्र से पूछेंगे क्या बनना है, वो बता देगा, पुलिस जी। बनना है, डॉक्टर बनना है। मेरा ऐसा कोई सपना नहीं था। मैं 11th 12th में आया और मैंने डिबेट शुरू की, तो डिबेट में मैंने कई प्रतियोगिताएं जीती। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आया तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि पत्रकारिता करनी चाहिए, और जितना मुझे लगा उससे ज़्यादा दूसरे लोगों को लगा। तो मैं जब भी कभी बोला, किसी मंच पे बोला या किसी से बातचीत की, तो लोगों ने बोला तुम्हारा बोलने का लहजा अच्छा है, अच्छा बोलते हो, तुम पत्रकारिता ट्राई करो। मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये ग्रेजुएशन से ही था। आईएमसी के बारे में काफ़ी सुन रखा था कि चलो अपने बस की पत्रकारिता है, अपने मन का काम है, बोलने को मिलेगा, लिखने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, और इससे ज़्यादा एक पत्रकार को क्या चाहिए होगा। जी। वो अगर बोल पा रहा है, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कर पा रहा है, तो मुझे लगा कि हाँ पत्रकार बनना चाहिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहिए। तो फिर मैंने आईएमसी में दाखिला लिया, तो वही अब यात्रा चल रही है। चल रही है। मैंने जब आपका पोस्टर डाला था कि मैं आपका साक्षात्कार करूंगा, तो उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी आपके नाम के नीचे, कवि, और उसके बाद डिबेटर, साथ ही साथ पत्रकार। तो डिबेट के मैं देखता हूँ कि आपके कई सारे अखबार के कटिंग मिलते हैं जिसमें आप विजेता रहे, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, बड़ी संख्या में आप जीते हुए हैं कई सारे डिबेट। तो ये डिबेट में रुचि कब से आपके अंदर आई और क्या कारण था डिबेट के अंदर आने का?
इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। बताइए। मेरे साथ ये रहा है कि मैं 10th तक जिस कॉलेज में रहा वहाँ पे मैं एक औसत छात्र ही था। मतलब अच्छा, और इतना औसत था कि मैं बोलता नहीं था विकास। अच्छा। बहुत शांत लड़का था, पीछे बैठता था। मुझे पढ़ाई में तो ठीक-ठाक था, ठीक-ठाक ही था, टॉपर हाँ, भी नहीं था। ठीक-ठाक था। 10th से मैंने कॉलेज बदला और मैं आ गया रफ़ी अहमद। वहाँ अक्षय से भी मुलाकात हुई, अक्षय से यहीं जी, मुलाकात हुई। तो यहाँ पे क्या था, असल में विज्ञान वर्ग था, तो पीसीएम वालों को वैसे भी डिबेट-विबेट से मतलब होता नहीं है। बिल्कुल। अक्षय पहले से ही डिबेट कर रहा था, तो मेरे में अक्षय उस दिन उपस्थित नहीं था, तो मैं था। तो एक सर आए, बोले कि डिबेट में कौन जाना चाह रहा है? तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, संक्षेप में बताऊँ तो। जी, वहाँ से शुरुआत हुई और मुझे लग रहा है कॉलेज स्तर की थी, कॉलेज स्तर से मैं जीता, जिले पे गया, जिले स्तर से जीता, मंडल पे गया, मंडल पे हार गया। अच्छा। मंडल पे इसलिए हार गया क्योंकि इससे पहले कभी डिबेट की भी नहीं थी, मेरे जी, लिए सब कुछ नया था। आप इतने बड़े मंच पे किसी एक छोटे से शहर के लड़के को खड़ा कर देंगे, क्या बोल पाएगा? क्लास में तो बोलना आसान था। जी। लेकिन फिर उस दिन मैंने ये निर्णय ले लिया था, मैंने बोला अब आना है, मज़ा करना आ है। रहा है। और हाँ, जब वही चीज़ है ना, जब आपके मन का काम मिल जाता है, मुझे बोलना बचपन से ही पसंद था। बोलने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बोलने का मतलब मंच पे जाके बोलना। जी, बोलने का मतलब होता है अभिव्यक्ति। मैं चाहता था कि मैं जो सोच रहा हूँ, वो दूसरों के सामने रखूँ। मेरा जो व्यू है, जैसे कि पहला टॉपिक था, वो शायद गांधी जी पे था। तो अब मेरा जो दृष्टिकोण था, उस समय गांधी को लेके मेरा थोड़ा-सा विरोध में था। मैं उस अच्छा। समय, हाँ, उस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई चल रही थी मेरी और उस समय लहर भी चल रही थी। जी, तो जी। वो था, तो मैंने सोचा कि यार अच्छा, उस समय मैंने व्यू रखा भी और वो हाँ, बहुत मुखर होके वो मैंने व्यू रखा। हाँ, लोगों ने पसंद किया, उसमें जीता भी, ऐसा नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ गांधी के बुराइयाँ वगैरह बताई, जीता। हाँ। तो वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अब डिबेट करनी है। धीरे-धीरे सीखता तो रहा। गोडसे समर्थक थे? हाँ, मैं गोडसे समर्थक था। अच्छा। गोडसे समर्थक नहीं था। गोडसे के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन मुझे हाँ, कुछ चीज़ें पता थी, जैसे कि गोडसे के बारे में वही बात को व्हाट्सएप पता जैसा चलेगा। कि कुछ महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी क्यों नहीं रुकवाई, जी, या जी। जो बँटवारा हुआ देश का, ये सारी चीज़ें। और मुझे गुस्सा भी आती थी, भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जी, ज्ञान ले जी। रहे थे। मतलब ज्ञान तो थी लेकिन आधी ज्ञान थी। आधी नहीं ज्ञान थी, ये हाँ, मूर्खतापूर्ण जो ये फैलाया जा रहा है जी। आईटी सेल के द्वारा, तो वो सब था। उसके बाद से फिर मैंने निर्णय लिया, फिर किताबें पढ़ना शुरू किया उसी समय से, और फिर डिबेट में धीरे-धीरे आया। शुरुआत में काफ़ी हारा, बहुत हाँ, ज़रूरी है। जो भी डिबेटर बनना चाह रहा है या जो भी डिबेटिंग करना चाह रहा है, उसके लिए एक राय ज़रूर है। डिबेटिंग में जब भी आएँ, तो आपके अंदर वो जो होता है ना, गट्स, हाँ, लेके आएँ। क्योंकि यहाँ पे आप हारेंगे और हारेंगे। हर हार से सीखेंगे, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। बहुत समय लगता है सीखने में, सीखेंगे फिर आप करते रहेंगे, फिर आप जिस दिन आप पूरी तरीके से सक्षम हो गए, फिर आप किसी की नहीं सुनेंगे। तो फिर ये होता है। ये होता है। आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो किस तरीके का पत्रकार बनना चाहते हैं? पत्रकार में कई तरह के लोग पत्रकार होते हैं। तो आप हाँ, किस बिल्कुल सही बात है। जी, पत्रकारिता भी बहुत तरीकों से बटी हुई है। आप एंकरिंग कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कंटेंट लिख रहे हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जी, मुझे जो पसंद है और जिस चीज़ के लिए मैं आया था, मुझे घूमना था, रिपोर्टिंग करनी थी और उस तबके तक पहुँचना था जहाँ तक कोई नहीं पहुँच रहा है। ख़ासकर रिपोर्टिंग का मेरा, या पत्रकारिता का मेरा जो मुख्य उद्देश्य था, वो यही था कि उन लोगों तक पहुँचना, रिपोर्टिंग करना, लिखना। लिखना भी मुझे पसंद है, तो मैं, वो चाहे फीचर्स हो, स्टोरी हो या कभी आर्टिकल हो, अभी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कई पत्रिकाओं में भी आर्टिकल मैंने भेजे हैं, छपे भी हैं बाकायदा। जी, तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं, मुझे इस तरीके का काम मिले। बाकी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है अ, इस तरीके की रिपोर्टिंग में कि आप डेस्क पे काम कर रहे हैं या जी। आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो पत्रकारिता में ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में वो जो आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं वो हर कोई कर लेगा, उसके लिए भी पत्रकारिता की अच्छी बिल्कुल, नॉलेज होनी बिल्कुल। चाहिए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे बीट का काम जो ये है वो यही है। ग्राउंड रिपोर्टिंग करना ज़्यादा ग्राउंड पसंद रिपोर्टिंग करना, हाँ, या है। कोई जी, ऐसा काम करना जिसमें लोग आपको पढ़ें, जानें, पढ़े जाने जी, सुनें। किसी हाँ, के बारे में बताना, हाँ, तो इस ये सब तरीके का तो काम चूँकि पसंद हमने है। कई सारे वीडियो आपके देखे हुए हैं, तो चीज़ें अच्छी लगती है। फिर ये जानूँगा कि किसी भी घटना के बारे में पत्रकार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी किसी भी खबर के बारे में जान जाए और उसको बता दे। तो जानने के लिए ऐसा नहीं है कि आप उस खबर को देखें और तुरंत बता दें, उसके बारे में पहले अच्छे से जानकारी इकट्ठा करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, आधा सच आपके सामने आता है, सबसे बड़ा समस्या पत्रकारिता में यही होती है। तो आप उसके लिए क्या ऐसी कोशिश करते हैं जिससे कि आपको पूरी खबर आपके सामने आए, स्पष्ट खबर आए? क्योंकि जब आप खुद ही स्पष्ट नहीं जानेंगे किसी चीज़ के बारे में तो कैसे सामने वाले को बताएँगे? तो कैसे इसके लिए एक पत्रकार को स्पष्ट खबर प्राप्त करना चाहिए और कैसे उसको जल्दी से जल्दी समझ करके दूसरों को बताना चाहिए? देखो, इसमें जिज्ञासा मैटर करती है, और जितने भी पत्रकार जो बनना चाह रहे हैं उनके अंदर एक जिज्ञासा होती ही है। वो खबरों को जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं। ये उनके अंदर ये लालसा होती है, और ये लालच होता है कि वो जो अभी देश दुनिया में चल रहा है उसकी एक स्पष्ट जानकारी रखें। तो जब भी कभी ऐसी न्यूज आती है, तो जाहिर सी बात है, आज का पत्रकारिता का दौर ऐसा ही है कि वो
चाहे व्यूज के लिए चाहे कैसे भी करके उसको हेडलाइन को इस तरीके से वो तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि वो आधे आधा अधूरा ही लगता है। जी। आप आधा पढ़ेंगे तो कहेंगे ओहो ये हो रहा है, लेकिन आप जब पूरा पढ़ेंगे तब आपको सच्चाई कुछ और लगेगी। यूट्यूब पे भी ऐसे होता है, कई जगह ऐसा होता है। तो सबसे पहले अभी जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, अभी इजराइल हमास का जो चल रहा जी। है उसपे जब पहली बार आया, तो आपके पीछे की पृष्ठभूमि भी समझनी चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों, है ना? अप्रैल मई से दंगे शुरू हुए थे, जहाँ वहाँ पे थोड़ी सी आग वहीं पे लगी थी, चिंगारी वहीं पे थी, आग अभी आके लगी। और इसके पहले जब इजराइल बना 1948 में, तो ये सारी घटनाएं, जब आप एक पत्रकार है ना, तो आपके अंदर ये जिज्ञासा होती है। आप गूगल पे तुरंत सर्च करेंगे कि इजराइल कैसे बना है, यहूदी धर्म क्या है, ये सारी चीजें क्या है। बहुत बहुत छोटी छोटी बेसिक सी जानकारी होती है जो हमें नहीं पता होती है, जी। उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अभी किसी भी आपसे पूछ लेंगे यहूदी धर्म क्या है, कैसे बना, नहीं पता है। तो हम लोगों के साथ भी ये होता है, बहुत सी चीजें नहीं पता होती हैं, उसे सर्च कीजिए, किताब में पढ़िए, है ना? तो उसके बारे में जब आप नॉलेज रखने लगेंगे, इजराइल फिलिस्तीन के बारे में अगर आपने पहले दिन ही पढ़ लिया तो लगातार 30 दिन चल रहा है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जो हेडलाइन आ रही है वो पढ़ने की जरूरत है। आपको पता है कि हाँ ये इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, ये क्यों हुआ। फिर आप धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं। तुरंत अपडेट रखने के लिए सबसे पहले तो आप सुबह उठें, अखबार जरूर पढ़ें। एक अखबार आपकी नियमित रूटीन में होना चाहिए कि आप उठें, अखबार पढ़ें। उसके बाद बहुत से ऐसे ऐप हैं, वो चाहे दैनिक भास्कर ऐप है या बहुत सी ऐप हैं, उसमें क्या होता है, उसमें नोटिफिकेशन अपने आप आ जाती है। तो कोई भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है तो नोटिफिकेशन अपने आप ऊपर आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है, आप सर्च कीजिए, किताबों से पढ़िए। तो इसीलिए अपडेट होना बहुत जरूरी है, पत्रकार के लिए तो खास तौर पर। खास तौर पर तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा कि क्यों आप पत्रकार बनना चाहे, तो इसी से एक जुड़ा और सवाल है कि कई बार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जाता है तो किसी उस फील्ड के, उस क्षेत्र के खास व्यक्ति को देखता है। जैसे एक्टर बनना है तो कई बार लोग अमिताभ बच्चन को देख करके जाते हैं, तो वैसे ही पत्रकार जब आपने बनना चाहा तो क्या किसी ऐसे पत्रकार को देखा जिसे देख करके आपको बहुत अच्छा लगा हो, तब आपने पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की या उस क्षेत्र में जाना शुरू किया, या फिर कोई आपका प्रिय पत्रकार है? अ, ये बात बहुत हैरान कर सकती है विकास, जी। कि मैं अभी आप मुझसे अगर 5 पत्रकारों के नाम भी पूछेंगे मैं शायद ना बता पाऊँ। अच्छा। तो मैंने ऐसा नहीं है मैंने किसी को देख के सीखा, या मैं बहुत ज़्यादा शाम को 5 बजे से वो लड़वाना शुरू कर देते हैं डिबेट। डिबेट्स, मैंने वो देखा, उससे मैंने किसी से प्रेरणा ली। हाँ। मैं आज के पत्रकारों में जो भी है, मैं बहुत ज़्यादा किसी में भरोसा नहीं रखता हूँ, ना ही वो ऐसे हैं जिनसे मैं सीख सकूँ। पत्रकारिता के क्या था, मैंने पत्रकारिता मतलब वो एक होता है ना कि फ्लो में पत्रकारिता के बारे में आप सीखना शुरू कर देते हैं, आपको लगता है नहीं सीखनी चाहिए, किताबें पढ़ते हैं। तो मैंने प्रेरणा अगर एक लाइन में कहूँ तो प्रेरणा यहाँ से ली कि पत्रकारिता का जो गिरता हुआ स्तर है, अच्छा। वहां से प्रेरणा ली कि अगर मेरी वजह से थोड़ा सा भी मैं कुछ ईमानदारी से काम कर पाया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आगे चल के 10 साल बाद ईमानदारी से काम करूंगा, कुछ नहीं, किसी का नहीं पता है कि कब वो भ्रष्टाचारी हो जाए, मैं अपनी भी कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये हमेशा से रहा है कि कम कमाऊंगा लेकिन ईमानदारी से काम करूंगा, और जिसके लिए मैं आया हूँ। तो मुझे प्रेरित किया है पत्रकारिता के गिरते हुए स्तर ने। बाकी ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे पत्रकार हैं, कुछ स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। एक जसिंता करकेट्टा करके हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, फेसबुक पे हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। अच्छा। तो लिखते हैं? हाँ, लिखती हैं। तो ऐसे कई हैं जिनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, जो खासकर संपादकीय लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो पढ़ने से ज़्यादा मुझे जो है एक जो मुझे लगता है कि प्रेरणा मिली, पढ़ने से ज़्यादा प्रेरणा मिली। बाकी मैं देखता ज़्यादा किसी को नहीं हूँ, न्यूज़ वगैरह तो बहुत कम ही देखता हूँ। तो ये है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग कहते हैं कि गिरती हुई पत्रकारिता का स्तर, हुँ। तो वो लोग एक पत्रकार को आप बड़ा सपोर्ट करते हैं, नाम है रावीश कुमार। हुँ। क्या विचार है उनके बारे में आपका? रवीश कुमार रवीश कुमार के मुझे लगता है कि रवीश कुमार के बारे में जब मैंने शुरू में जाना तो मुझे भी लगा कि देखिए पत्रकारिता में क्या होता है। पत्रकारिता में आपको कोई एक गुट पकड़ना ही होता है ना? कोई भी विचारधारा हो, कोई भी पकड़ना पार्टी ही हो। पड़ेगा, स्वतंत्र नहीं हो हाँ, सकते। मुझे नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, वही तो मैं बोला। हाँ। जब मैं शुरू में मैंने जाना तब मुझे अच्छा। लगा कि एक ना एक गुट ऐसा पकड़ना ही पड़ेगा। धीरे-धीरे मैं पढ़ता रहा तो मुझे लगा नहीं, कुछ लोगों में रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा। और हर पत्रकार में एक रीढ़ की हड्डी जरूर होनी चाहिए। अब तो फिलहाल ऐसा नहीं है, लोगों ने बेच खाई है, अब ऐसा नहीं है। रवीश कुमार के अंदर मुझे लगा, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना हो, मुझे बेहद पसंद है और रवीश कुमार को मैं पढ़ता देखता रहता हूँ। और अभी उनका जो निर्णय रहा स्वतंत्र रूप से काम करने का, वो तो मुझे बेहद पसंद आया। और अच्छा। मुझे लगता है कि आप कोई भी चैनल की आप पहचान है, चेहरा है, उसे छोड़ के अपना काम शुरू करना, हालांकि उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, ऐसी बात जी नहीं है, जी। रवीश को लोग देखना पसंद करते हैं। और बाकी रही बात, तो रवीश के कई सारे मुझे लग रहा है कि बहुत लोग बुराई भी करते हैं, और मुझे भी कुछ घटनाओं में नहीं पसंद है, क्योंकि रवीश क्या है, रवीश हर चीज़ को नेगेटिव वे में लेते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों में मुझे लगता है सकारात्मक रूप से देखने की ज़रूरत होती है। जी। सरकार का कोई फैसला हो या कुछ भी हो,
तो वो उनका जो व्यू है वो उनका अपना व्यू है, मैं उनमें कुछ नहीं बोल सकता, सबको आज़ादी है। तो इसलिए मैं रवीश से सीखता हूँ और वाक़ई में वो मैं उन्हें मानता हूँ, अच्छे पत्रकार हैं वो। अच्छा, अर्नब गोस्वामी कैसे लगते हैं? अर्णब गोस्वामी को पत्रकार बोल कौन रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अर्णब गोस्वामी पत्रकार हैं, लेकिन जो आज की पत्रकारी की परिभाषा है, पत्रकारिता की परिभाषा है, उस हिसाब से वो उसमें बिल्कुल सटीक बैठते हैं। अच्छा। चिल्ला के डिबेट में बोलना, वो सारी चीज़ें का नॉलेज तो है ही, मैं बिल्कुल मानता हूँ, उनकी नॉलेज की कदर भी करता हूँ। जी। और दूसरी बात, मैं उन पे कुछ बोल इसलिए भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो एक मैं ये कह दूँ उन्हें सिरे से खारिज कर दूँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो एक चैनल के मालिक हैं, चैनल चला रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बस मुझे नहीं पसंद है, हो सकता है कि आप लोगों को भी ना पसंद हो, किसी को पसंद हो। तो ये मुझे लग रहा है कि ये व्यक्तिगत इच्छा की बात है, व्यक्तिगत पसंद की बात है, तो इस पे मेरी टिप्पणी फिलहाल ये है कि मैं नहीं पसंद करता हूँ अर्णब गोस्वामी को। आजकल डिजिटल युग है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया रविश कुमार जी का कि उन्होंने एनडीटीवी छोड़ हाँ। करके अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। तो आज के इस डिजिटल युग में किसी भी व्यक्ति के लिए एक सफल पत्रकार बनने के लिए कौन-कौन से गुण होने चाहिए? डिजिटल युग में डिजिटल होना पड़ेगा। अभी आप स्वतंत्रता के पहले की पत्रकारिता करेंगे तो प्रिंट मीडिया ने क्रांति कर दी। जी। प्रिंट अखबार, इतने अखबार निकले, अंग्रेजों का मुखर विरोध हुआ। उसके बाद से युग बदला, हम बदले, पत्रकारिता बदली, पत्रकारिता का दौर बदला। उसी तरीके से हमें थोड़ा-सा अपडेट होने की ज़रूरत है। एआई का दौर चल रहा है, शुरू हो गया है। जी। उसके बारे में नॉलेज रखना, उसका फ़ायदा उठाना, दुरुपयोग तो खासकर अभी आप देख ही रहे होंगे। जी, जी। अभी कल ही परसों कोई घटना हुई है। रोज़ हो रही है। स्मृति मंधाना की मैं खासकर बात, अच्छा। स्मृति है क्या नाम है? रश्मिका मंधाना, एक्टर हैं जो उसको लेके तो काफ़ी इससे डरने की भी ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। डिजिटल होने के लिए डिजिटल बनिए, है ना? आप जैसे कि अब क्या है कि प्रिंट मीडिया की जगह पे अब जो ये डिजिटल मीडिया है, इसने जी। जगह ले ली है। आप जितना भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वो गूगल पे पढ़ रहे हैं सर्च करके। और अच्छा, ये जो कंपनी है, मीडिया कंपनी, ये डिजिटल से जितना फ़ायदा उठा रही है, वो इतना प्रिंट से या इलेक्ट्रॉनिक से भी सबके पास फ़ोन है और सब जानते हैं कैसे जी। यूज़ करना है। तो डिजिटल में आप उनकी जानकारी रखिए, जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, अगर आप पत्रकार हैं, मैं उसके तौर पे बोल रहा हूँ, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जिस जो आपको डिजिटल पत्रकारिता करनी है, उसके बारे में अपडेट रखिए, तो आप जैसे-जैसे डिजिटल होते जाएँगे, आपके लिए आसानी होती जाएगी। आसानी होती जाएगी। हुँ। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि कई बार आपको भी करना पड़ आप जैसे कि कोशिश किए हैं 1-2 कवियों के तरफ से साक्षात्कार करने की, हाँ। इसके अलावा भविष्य में आप करेंगे ही जब पत्रकारिता के क्षेत्र में है तो। तो इसके लिए तैयारियाँ कैसे करनी चाहिए और आप कैसे करते हैं? साक्षात्कार के लिए तो देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये निर्धारित कीजिए कि आप किस व्यक्ति का साक्षात्कार कर रहे हैं। जी। निर्धारित करने का मतलब आपने ये तो डिसाइड ही किया है किसका करना है, जी। लेकिन वो किस फ़ील्ड से जुड़ा हुआ है। अगर वो मान लीजिए कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो राजनीति में वो तो एक देखिए औपचारिकता होती है, उसके बारे में पूछना, उसकी पृष्ठभूमि जो रही है, उसके जो जी, स्ट्रगल जी। रहे हैं। लेकिन जो जो इंटरव्यू का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो ये होता है कि उन पहलुओं पर नज़र डालना, जो अब तक सामने निकल के नहीं आए हैं। तो आप ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको होमवर्क करके जाना होगा। आपको घर पे ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं, उनसे जुड़े व्यक्तियों से पूछिए, है ना? कि वो क्या सोचते हैं उनके बारे में, वो क्या व्यू रखते हैं। जब आप उनसे प्रश्न तैयार करेंगे, तब मुझे लगता है कि आप धीरे-धीरे उनके बारे में जानेंगे और फिर आपके जो अच्छे प्रश्न हैं, जो आप इंटरव्यू में पूछेंगे, वो निकल के सामने आएँगे। क्योंकि साक्षात्कार में जाके सिर्फ़ ये पूछना कि आप क्या करते हैं, आपने ये सब कैसे किया, ये मुझे लगता है ये नहीं। आप ये जानिए कि वो आगे क्या करेंगे, वो क्या करते हुए आए हैं और जो मुख्य प्रश्न है ऑडियंस से जैसे कि आप प्रश्न उठा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। वो क्या सोच रहे हैं जी। और उनसे जुड़े हुए व्यक्ति उनसे क्या सोच रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप पहले से होमवर्क करके जाइए। होमवर्क करने के लिए किताबें पढ़िए उनसे रिलेटेड, अगर कोई अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब अच्छी हस्ती हैं, उनके आर्टिकल पढ़िए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या लिखते हैं, फिर आपके पास प्रश्न अपने आप आ जाएँगे। अपने तो आप ये आ है। जाएँगे। तो अब हम अपने दर्शकों के सवाल पूछेंगे या यूँ कहिए कि लखनऊ वाले परिवार के सदस्यों के सवाल पूछेंगे। ये हम अपने हर इंटरव्यू में कोशिश करते हैं कि अपने जो दर्शक हैं वो अगर कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे और कई सारे लोगों ने आपकी खूब सारी तारीफ़ें लिखी हैं, तो वो आप खुद पढ़ लीजिएगा मैं चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अब सवाल शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो सवाल लूँगा अक्षय प्रताप सिंह जी का। हमको लग रहा है वो संभवतः आप ही के साथ पढ़ाई भी किए हैं स्कूल में। हाँ, अक्षय से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती क्या, हमारा एक भाई वाला संबंध है जी। और काफ़ी काफ़ी समय हो गया, मुझे लग रहा है हमारा 11th-12th हम लोगों ने साथ में ही पढ़ा है और 5-6 साल तो हो ही गया होगा। अक्षय से अच्छा। बहुत बहुत बनती है मेरी, अब वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय आ गया है, तो अब तो और दिल्ली में भी जमेगी कायदे जमेगी। से। हाँ। तो दोनों लोग पहले राज्य के राजधानी में और अब देश की राजधानी में देश की चले गए। राजधानी में।
तो उन्होंने सवाल ये किया है कि मजा आ रहा है, यानी कि आईआईएमसी में मजा आ रहा है। और इससे ही जुड़ा मेरा एक सवाल ये है कि आईआईएमसी और लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या अंतर पाते हैं? अंतर तो हमको लग रहा है बहुत होगा। बहुत अंतर है वाकई में। जहाँ तक प्रश्न है मज़ा आ रहा है, तो वो भी 2 तरीके से आ रहा है जैसा कि मैंने बताया। तो उसमें क्या है, पहला मज़ा ये आ रहा है कि आप वहाँ पे मेमोरीज़ बना रहे हैं, नए दोस्त हैं और नया माहौल है, मेमोरीज़ बन रही हैं। हॉस्टल में मज़ा आता है दोस्तों के साथ बातचीत करने में, ये सब करने में। और दूसरा मज़ा आ रहा है कि वहाँ सीखने को काफ़ी मिल रहा है। प्रेशर है, वो वाला मज़ा भी आ रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर रहता है। जी। हफ्ते में आपको 5-5, 6-6 असाइनमेंट मिलते रहते हैं, आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी होती है, लैब जर्नल निकालना होता है, एंकरिंग करनी होती है, काफ़ी काम पड़ जाता है वहाँ पे। और जो कि उनका उद्देश्य रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करके ज़्यादा सिखाएँ और थ्योरी ना पढ़ाएँ। तो वो इसलिए उस पे उस तरीके का भी मज़ा है। और मेमोरीज़ तो बनी रही हैं, दोस्त बन रहे हैं, तो वो मज़ा भी अलग है। अंतर जरा हाँ, बताइए। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि विश्वविद्यालय में और उसमें अंतर। देखिए, उसमें अंतर बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा प्रोफ़ेशनल काम ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा क्या था कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल था, अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ मेरा भावनात्मक पक्ष बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। भावनात्मक तौर से मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय से और काफ़ी दोस्त रहे हैं। एक लंबा सफ़र भी रहा, 3 साल है और वहाँ पे 8-9 महीने का कोर्स है। तो अंतर ये है कि यहाँ क्या था, यहाँ सुबह उठ के चले आए, जब मन हुआ 10-11 बजे क्लासें लीं, तो लीं। हमने तो कभी क्लासें नहीं लीं, मुझे लग रहा है मैंने 3 साल में 30 क्लासें भी ले ली हों तो बहुत बड़ी बात है। एग्ज़ाम भी दिए, तो 1 दिन पहले पढ़ के दिए। तो इस तरीके से रहा और लाइब्रेरी में पढ़ा, दोस्तों के साथ या घूमे, किशोरी कैंटीन में चाय पी। मतलब यहाँ कोई ऐसा कोई प्रेशर वाला मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ। जी। लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ आपको प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। और उनका ये मानना है कि अभी से जो प्रेशर है ना एक पत्रकार के तौर पे, जो आपको वहाँ पे न्यूज़ रूम में आपके ऊपर होगा ना, वो अभी से आदत बनाने के लिए जी। अभी से डाले दे रहे हैं। तो बस ये अंतर है कि यहाँ पे मज़ा था सब, वहाँ पे मज़े नहीं हैं। अच्छा। हैं वो अलग तरीके से हैं, अलग सीखने के तरीके से। तरीके से मज़े हैं लेकिन वो मजा हमको लग रहा है भविष्य में फायदा देगा। बहुत फ़ायदा देगा। और अगर वो मज़ा यहाँ 3 साल ले लिए होते ना, हाँ। तो शायद शायद स्तर कुछ और होता, मुझे ऐसा लगता है। जी। आगे प्रश्न नैमिष पटेल जी ने पूछा है कि एक वादी को वाद विवाद करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या कुछ अलग बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये हमको लग रहा है कि ये खुद भी इनका विषय है, बड़ा हाँ, वाद विवाद में इनकी रुचि है। नेमिश और डिबेट। दूसरा चीज ये है कि आपका वाद विवाद से कितना संबंध है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो बताइए इस प्रश्न का जवाब। देखिए, वाद-विवाद, पहली बात तो मैं इसका प्रश्न पहले दूँगा कि हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता में किन चीज़ों का ध्यान रखना ध्यान चाहिए। तो रखना चाहिए। हिंदी वाद-विवाद प्रतियोगिता है चूँकि, तो सबसे पहले ध्यान हिंदी पे रहना चाहिए। अच्छा। हिंदी और अंग्रेजी वाद-विवाद प्रतियोगिता में अंतर बस यही रहता है कि आप अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में आप फैक्ट अच्छा रखते हैं। हिंदी में लहज़ा काम करता है, भाषा शैली काम करती है, तो उसके लिए हिंदी जितनी अच्छी होगी, जिस तरीके से आप प्रस्तुतिकरण बहुत मायने रखता है हिंदी वाद प्रतियोगिता में, वो तो ख़ैर दोनों में रहता है। तो आप जिस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। और कुछ चीज़ें हैं डिबेट की, कुछ महीन-महीन चीज़ें, वो यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ज़रूरी है मुझे लग रहा है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जब आप प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी आपका टॉपिक है, आप उस पे अच्छे से पढ़िए। कोशिश कीजिए कि इंटरनेट पे कम निर्भर रहिए, अगर किताबों में मिल जाए तो अच्छी बात है। हालाँकि समय कम होता है तो निर्भर रहना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि अपना दृष्टिकोण ज़्यादा रखिए। आप गूगल से पढ़ रहे हैं या कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप उसमें जो लिखा है उससे मुझे लग रहा है कम सहमत होकर आपका क्या व्यू है, आप उसे किस तरीके से देख रहे हैं। और जी। जो निर्णायक होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि आपका व्यू क्या है। वो ये नहीं देखना चाह रहे हैं कि आप, वो तो पढ़ते रहते हैं, वो भी जानते हैं कि किसी भी टॉपिक पे क्या है। आप अपना व्यू रखिए और थोड़ी-सी भाषा शैली अच्छी हो, लहज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलने का तरीका जो कि एक अलग लोगों को आकर्षित करता है। क्योंकि मुझे लग रहा है किसी भी प्रतियोगिता में 50 से 100 बच्चे होते ही होते हैं, सब सुनते-सुनते बोर हो जाते हैं। जी। आपको लोग क्यों सुनेंगे, ये आपको पता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, तथ्य ज़रूर रखिए, बस तथ्य ही मत रखिए। ऐसा नहीं है कि सब तथ्य ही रख के दे रहे हो, लोग जी। सुनते-सुनते बोर हो जाइए। अपने कंटेंट को मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसे फैक्ट रखिए, जहाँ तक लोग ना पहुँचे हों, जो लोगों तक ना पहुँचे हों, वो उनका रखिए। तो आप जब संतुलन रहेगा थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का सभी में, तो आप एक अच्छे वक्ता बन जाएँगे। अच्छा वक्त बच जाएंगे। ये था जवाब। आगे सुधांशु अवधवंशी जी पूछ रहे हैं, वाद विवाद के समय दो पक्ष होता है, एक विपक्ष और एक आप यानी कि पक्ष। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जब विपक्ष से कही गई बात बिल्कुल सही और तर्कसंगत होती है, हमारे पास उसका कोई काट नहीं होता। उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? विपक्ष की बात का समर्थन या
अपने ही पक्ष को सही ठहराना। बड़ा बढ़िया हमको लग रहा है बहुत प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न है वाकई जी। में। और देखिए, वाद विवाद प्रतियोगिता में जब आपको पहली बार पता चलता है कि वाद विवाद प्रतियोगिता का क्या विषय है, तो सबसे पहले तो आप उसमें ये निर्धारित करते हैं कि आप पक्ष में रहेंगे या विपक्ष में रहेंगे। और उसके भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने मन से ले लें कि हाँ ये ले लेते हैं, और एक ये होता है कि आप मिलता क्या सहमति रखते हैं। अगर आप सदन का जो विषय है आप उस पर अगर सहमति रख रहे हैं तब तो वो लीजिए। अगर आप असहमत हैं तो आप फिर मत कीजिए कि नहीं नहीं इस पे ज्यादा मुझे फैक्ट मिल जाएगा पक्ष में, तो मैं ये रखूंगा। अगर आप असहमत हैं तो इसके मतलब है कि आप अंदर से असहमत हैं, और आप फिर उस पे मुझे लग रहा है कि आपको कंटेंट भी मिल जाएगा, अच्छे तथ्य भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। रही बात की कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, बिल्कुल आती है, खासकर संसदीय वाद प्रतियोगिता में आती है। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ज्यादातर प्रतियोगिताओं का फॉर्मेट वो है कि उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड चलता है। यानी कि आप जो बोल के आप जब अपनी बात खत्म करते हैं तो ऑडियंस में से या आपके जो अन्य प्रतिद्वंदी टीमें हैं, तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको पहले से ही तैयार रहना होता है। यानी आप जो बोल रहे हैं उसकी पहले से ही समीक्षा करनी होगी कि आप कुछ ऐसा तो नहीं छोड़ रहे हैं कि उनके पास वो प्रश्न पहुंचे। अगर आप छोड़ भी रहे हैं, जानबूझ के भी छोड़ रहे हैं, तो उसका काट आपको पहले से पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ईमानदारी से मैं अगर बोलूं कि अगर आपको लगता है कि हाँ बात सही बोल रहा है, तो वहां पे सहमत जताने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसा करने से आपके नंबर जरूर कटेंगे। और अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो फिर तब तो फिर आप डिबेटर ही नहीं है। अगर आप उस चीज का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, डिबेटिंग क्या है? डिबेटिंग ये है कि ठीक है बोलो, देखें तुम कितना उसका समर्थन करते हो। तुम्हें भी अड़े रहना है, और ऐसे नहीं अड़े रहना है कि उसी बात को बार बार दोहराना है। आप अपने तथ्य प्रस्तुत कीजिए। आप जो उस पर व्यू है, मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए, समान नागरिक संहिता उठा लीजिए, है ना, वो अच्छी है या बुरी है या दूसरे वाले सोच रहे हैं, तो कोई भी बात एक तरीके से नहीं काटी जा सकती। अगर उसने बोल दिया कि समान नागरिक संहिता में किसी भी धर्म के प्रति लोगों का अविश्वास है या श्रद्धा है, विश्वास और श्रद्धा है, आप उसे नकार देंगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की बात है, उसमें फिर स्त्रियों के प्रति जो उनका रवैया है या बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, तो फिर कई चीजें होती हैं। अगर वो एक चीज काट रहा है तो उसके पीछे फिर 100 चीजें जब उसे गिनाने लगेंगे, तो वो जो गिनाएंगे ना, फिर वो ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। और अगर आती है तब तो मुझे लग रहा है ईमानदारी से बोलूं तो स्वीकार करनी चाहिए, और नंबर की दृष्टि से या जीतने की दृष्टि से फिर अड़े रहो। और यही डिबेटिंग है। यही डिबेटिंग है। यही डिबेटिंग है। फिर आगे भान विजय जी पूछ रहे हैं, आगे अपने उपन्यास में लिखते हैं, वेदना में एक शक्ति होती है जो हमें दृष्टि देती है। आपके विचार में वो वेदना कैसी है? कौन है आगे के हिसाब से वेदना में? अज्ञे अज्ञे की बात हो रही है। अज्ञे ये भी कहते हैं उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है। अच्छा। तो वेदना की अगर मैं अपनी बात करूं तो वेदना जैसा देखिए क्या होता है कि सबके अनुसार अपनी वेदना अलग है। किसी को प्रेम में वेदना मिली है, किसी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना। कोई मतलब दुनिया में सबकी पीड़ा का स्तर और देखने का नजरिया अलग है। आपके अनुसार आपकी पीड़ा, आपकी वेदना अलग हो सकती है, मेरे अनुसार वो बहुत बड़ी हो सकती है। किसी के पिता का देहांत हो गया, शायद मैं उस पीड़ा को ना समझूं, लेकिन उससे बेहतर कोई पीड़ा नहीं समझेगा। तो ये जो वेदना होती है दृष्टि तो देती ही है। खासकर जब हम विद्यार्थी होते हैं और जब हम ये जो समय होता है 18 से 25 साल की उम्र का, तो इसमें तो ये वेदना ही मुझे लगता है सबसे अच्छी राह दिखाती है। वो वेदना किसी भी प्रकार की हो, वेदना एक दृष्टि देती है। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके की वेदना हो, वो आपकी वेदना अलग हो, मेरी अलग हो, वो दृष्टि देती है और उस पर चलने की जरूरत है। और वो दृष्टि कैसे देती है ये तो आपको महसूस करना होगा। जो कि प्रश्न है कि जी। वेदना आखिर किस तरीके से दृष्टि देती है, वो आप महसूस करेंगे जब आप किसी भी चीज से व्यथित होंगे। तो ये मेरा मानना है। ये आपका मानना है। तो अगला प्रश्न है कविराज इलाहाबादी जी का, भैया के दिल पर किसका राज है? भैया किसको बता क्यों नहीं देते आप? भैया के दिल पे सबका राज है। सबका राज। सबका राज लेकिन है। वो जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो वो बताइए। मैं उनका अर्थ समझ गया, लेकिन उसका सीधे सीधे कोई उत्तर देना मुझे नहीं लगता कि मैं दे भी नहीं पाऊंगा सीधे सीधे उत्तर। जी। हाँ, घुमा फिरा के देने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो छोटे भाई हैं, कई मित्र हैं, कई शुभचिंतक हैं, तो उन्हीं से सीखता भी रहता हूँ। वही उन्हीं का राज है और हमेशा रहेगा। तो बस रहेगा। इसे मैं ऐसे खारिज कर रहा हूँ। क्योंकि कैमरे के लेकिन सामने इन चीजों से बचना चाहिए खासकर। किसी न किसी का होगा हाँ, राज। बाकी कविराज भैया बहुत प्यारे हैं, अच्छा लिखते हैं। हाँ। तो इन्हें मैं फोन पे आराम से बातचीत करके बताऊंगा किसका राज अरे है। तो कम से कम जो लोग देखेंगे उनको भी तो मन में उत्सुकता होगी ये प्रश्न हाँ, सुन तो ये के। उत्सुकता मैंने बताया ना कि हाँ। यही उत्सुकता है और यही अरे तो कम इसका से कम उत्तर भी है। ये बता दीजिए किसी का ना किसी का है ना। नहीं, अभी तक नहीं, मुझे नहीं लगता। स्वीकार नहीं करेंगे ऑन हाँ, कैमरा। मैं थोड़ा सा
ये मामला अस्पष्ट छोड़ देना चाहता हूँ। आप इसका उत्तर खोजिए। खोजिए, चलिए अगर ज़्यादा अधिक रुचि है इस विषय में तो आप पर्सनली मुझसे बात कर मिलिए। सकते हैं, हाँ, पर्सनली मिलिए, मैसेज कीजिए। चलिए आगे मैं अब चूंकि आईआईएमसी में आपने दाखिला लिया है तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में वो लोग हैं। मैंने शुरू से बताया कि पत्रकारिता के लिए आईआईएमसी में सबकी जाने की इच्छा होती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आईआईएमसी में परीक्षा जो होती है, एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं, वो कैसे होते हैं और कैसे उसको क्लियर किया जा सकता है, उसको थोड़ा सा बता दीजिए। और कब से उसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, स्नातक के कब से, स्नातक फाइनल ईयर में शुरू से कब से? देखिए, बहुत ज़रूरी प्रश्न है और आईएमसी का जो है सीन, आईएमसी का ये है कि आईएमसी ने लगभग 2019 या 20 से अपने परीक्षा का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया है। जी। पहले तो फॉर्मेट ये चेंज हुआ कि वो एक लिखित परीक्षा कराते थे। लिखित परीक्षा होती थी जैसे कि जामिया में अभी भी लिखित परीक्षा होती है और फिर उसके बाद वो इंटरव्यू लेते थे और इंटरव्यू के बाद आपका चयन होता था। वो प्रक्रिया भी ठीक थी और अच्छी प्रक्रिया थी। मैं तो ये भी बोलूँगा उससे अच्छी प्रक्रिया नहीं थी। उसके बाद थोड़ा-सा फॉर्मेट ये चेंज हुआ कि ये जो सब्जेक्टिव पेपर होता था उसकी जगह ऑब्जेक्टिव ने ले ली। तो अच्छा। एमसीक्यू होने लगा, फिर भी लेकिन उसमें इंटरव्यू भी था। फिर क्या हुआ इंटरव्यू खत्म हुआ, तो सिर्फ एमसीक्यू रह गया। फिर ये सीयूईटी से होने लगा, जी। तो काफ़ी यहाँ पे बदलाव आए हैं परीक्षा में। हाँ, एक एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि अगले साल से ये जो आईएमसी है वो विश्वविद्यालय के रूप में जो है वो आ जाएगा। तो जहाँ तक मेरा मानना है, इस पे बहुत काम चल रहा है, कई प्रोफ़ेसरों से मेरी बात हुई है। तो आईएमसी विश्वविद्यालय बन जाएगा तो 2 साल का मास्टर होगा। अच्छा। प्रक्रिया यही रहेगी और क्या बोलते हैं कि एक जो इसका स्थान है भारत में प्रतिष्ठित संस्थान है, वो बना रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रक्रिया की मैं बात करूँ तो ये सब पे अलग-अलग होता है कि कौन किस तरीके से कितनी जल्दी पढ़ पाता है। अगर मैं औसत बात करूँ तो जब आप अ, 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जी। तो आप जब छठा सेमेस्टर शुरू होता है तब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी करने में उनका एक सिलेबस है, सिलेबस पे जाइए, सिलेबस पढ़िए, उसके बाद से कुछ किताबें आती हैं, किताबें पढ़िए, सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। मतलब आप एक जो पत्रकारिता की मोटी-मोटी जानकारी है, किस तरह से पत्रकारिता क्या है और जो हिस्ट्री है पत्रकारिता की, वो चाहे 1857 से लेके जो अब तक हिस्ट्री है उसकी वो पढ़िए। किस तरीके से क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने पत्रकारिता की और भारत की आज़ादी में क्रांतिकारियों का और इस तरीके के समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा, वो सब पढ़िए। अखबार रोज़ ज़रूर पढ़िए। जी। अखबार पढ़िए, करंट की जानकारी देखिए, करंट अफेयर्स की जितनी अच्छी जानकारी होगी। और मैं बताऊँ तो इस साल का पेपर थोड़ा-सा अलग हट के आया था। पेपर अलग आया था, इस पे काफ़ी छात्र नाराज़ भी हुए थे। इस तरीके से इसका कट ऑफ भी बहुत कम गया था और पिछले साल भी यही स्थिति थी। तो यहाँ पे जो एडमिशन लेने जा रहा है, उसे बहुत चौकन्ने रहने की ज़रूरत है। पिछला पेपर पढ़ो, उसमें क्या-क्या चीज़ें जो नहीं आई थी, वो उसके बारे में आप पहले से जानकारी रखो। मीडिया लिटरेचर के 11 प्रश्न आए थे। मीडिया लिटरेचर पे अच्छी पकड़ रखो, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं है। सिलेबस में नहीं लिखा है कि मीडिया लिटरेचर पूछेंगे, लेकिन 11 प्रश्न मीडिया लिटरेचर के थे। अच्छा। यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का, 11 चक्कू 44 नंबर। एक बहुत 100 क्वेश्चन में अगर 11 क्वेश्चन सिर्फ मीडिया लिटरेचर के आ रहे हैं, उसे पढ़ो। जो बीजीएमसी कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीजीएमसी वालों का हो जाता है। अगर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आपको 6 महीने पहले पढ़ रहे हैं, 6 महीने में अच्छे से पढ़िए और वो आपके विवेक पे है, आप कितना अच्छा पेपर देते हैं, अच्छे से पढ़िए तो हो जाएगा, इस तरीके से। जी, तो थोड़ा-सा इसके बारे में ये बता दीजिए कि कैसे-कैसे राउंड होते हैं? जैसे कि पहले आपने कहा रिटेल होता है, हुँ। रिटेन के बाद अब तो सब खत्म कर दिए हैं। सिर्फ अब आप रिटेल होता है? रिटेन नहीं, बस सब्जेक्टिव दीजिए, आपकी जितनी कट ऑफ बनेगी हाँ, उस पे आपका हो जाएगा बस। इंटरव्यू वगैरह? कुछ नहीं, इंटरव्यू सब हटा दिए हैं। हो सकता है विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तो अगली बार से फिर रखते हैं, इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि कितने सिर्फ क्वेश्चन सही कर देने पर हो जाएंगे एक मैं बता जनरल रहा हूँ छात्र मैं को? बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है इंटरव्यू नहीं होगा, बहुत जी। आसानी से होगा। कई छात्र मेरे साथ के थे, नहीं हो पाया है, बहुत नंबरों से पीछे रह गए हैं, तो बहुत टफ रहता है। इतना टफ भी नहीं रहता है, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं और आपके अंदर वो ललक है, आप निकाल लेंगे। क्वेश्चंस का ये रहता है हर बार कट ऑफ अलग जाता है। पिछले साल से पिछले साल गया था लगभग 260, इस बार गया था 200। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत कभी-कभी बड़ा। 300 जा सकता है। जिस तरीके से पेपर हुआ है, पेपर बहुत टफ आया है, कट ऑफ कम 400 में से? रहेगी। 400 में से पेपर बहुत टफ आया है, कम रहेगी। 25 नंबर का जो होता है, उस पे बहुत अच्छी पकड़ रखी है। रीजनिंग, मैथ, अगर क्योंकि आप उसमें अच्छा कर ले जा रहे हैं, आपके चांस उतने अच्छे हैं। तो ये तो कुछ कोशिश ये करना है कि 400 में से 300 का टारगेट लेकर के कम से कम 300 नहीं तो 250 तक, 250 या 270 का 300 का लेके चलिए, क्योंकि पेपर अगर सरल आ गया और आपको उसी हिसाब से तैयारी भी करनी है। अगर मान के चलिए कि आपको 300 का टारगेट लेके चलना है, तो 300 लेके चलिए, वहाँ के उसमें 280, 290 अगर ऐसा रहता है तो ठीक है। ठीक है।
तो इस तरीके से आप आईआईएमसी में दाखिला पा सकते हैं। तो आगे हम ये जानना चाहेंगे कि अब ये लगभग लगभग मेरा आखिरी प्रश्न होगा कि जो भी छात्र छात्राएं पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए मतलब कि आपने छोटे भाई को देखे होंगे, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पूछते भी होंगे जब से आपने आईआईएमसी का क्लियर किया, एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन लिया, तब से पूछते भी होंगे, तो उनके लिए क्या संदेश देंगे ताकि ये बड़ी संख्या में जो लोग देख रहे हो उनको भी पता चल जाए? देखिए, अगर आप एक पत्रकार बनना चाहते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को पत्रकार समझिए। और वो जो एक पत्रकार का रवैया रहता है, जिस तरीके से वो चीज़ों को देखता है, एक जो दृष्टि होती है, वो आपके अंदर अभी से होनी चाहिए कि आप किसी भी घटना पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दूसरी चीज़ ये है, किसी भी विचारधारा से प्रेरित होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप थोड़े से निष्पक्ष रहिए, थोड़े से क्या निष्पक्ष रहिए। अगर आपके ऊपर किसी विचारधारा का प्रभाव है वो अलग चीज़ है, वो आपकी पत्रकारिता में नहीं दिखनी चाहिए, है ना? थोड़ा-सा निडर रहिए, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, खुल के बोलिए, होगा सो देखा जाएगा। ये वाली जो होती है ना दिमाग, ये वाली जो माइंड मैप होता है वो बना के रखिए कि कुछ भी होगा देख लिया जाएगा। खुल के बोलिए और लिखिए, अभी से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। किस तरीके से आप किसी भी घटना पे क्या अपनी राय रखते हैं वो दीजिए, लिखना सीखिए, बोलना सीखिए और चीज़ों को एक पत्रकार की दृष्टि से देखना सीखिए अभी से ही। वो आप आगे होंगे तब होंगे, लेकिन अभी से जब आप उस चीज़ में आ जाएँगे ना, उस चीज़ को देखने लगेंगे, तब आपके लिए आगे आसानी होगी। तो पत्रकारिता में आइए, तो निष्पक्ष रहिए क्योंकि स्तर देख ही रहे हैं भारत में पत्रकारिता का, तो उसे हम ही लोगों को सँभालना है, आगे वाले युवाओं पे ज़िम्मेदारी है, आने वाली पीढ़ियों पे ज़िम्मेदारी है और रीढ़ की हड्डी बनाए रखिए। मैं भी प्रयास करूँगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस फ़ील्ड में आइए, आपका स्वागत है। स्वागत है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न का सिलसिला होता है समाप्त। आप देख रहे थे लखनऊ वाले का खास कार्यक्रम जिसका नाम है एलयू के धरोहर। ये रोजाना नहीं बल्कि प्रत्येक रविवार के शाम के 7 बजे हमारे चैनल पर आ जाता है। तो आपने अगर घंटा बजा लिया होगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाती होगी शाम के 7 बजे रविवार को क्या आ चुका है एलयू के धरोहर में। इसमें मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई व्यक्ति लखनऊ विश्वविद्यालय का ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिसका हमें एलयू के धरोहर में जिसे शामिल करना चाहिए, तो आप हमें बेहिचक कमेंट में या फिर पर्सनली मैसेज करके इंस्टाग्राम वगैरह पर बता सकते हैं। जरूर सलाह दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लखनऊ वाले। अभी हमारे साथ थे आईआईएमसी में दाखिला पाकर पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं अर्पित कटियार भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया विकास और अच्छा कार्यक्रम है। सच में मैंने पहले भी बोला बहुत उम्मीदें हैं इस कार्यक्रम से और जो आने वाली जनरेशन है, जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं या जो एडमिशन ले चुके हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपने बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, अच्छे लोगों का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और विश्वविद्यालय के लिए कुछ किया। तो ये बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपकी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, पूरी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह। कैमरे के पीछे है विवेक और सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान और श्रीकांत सिंह। धन्यवाद।